हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सबको पता है यहाँ पे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिट 1 की क्लास चल रही है आपके लिए पेपर 1 में, ठीक है ना? यहाँ पे आधुनिक भारत खत्म होने वाला है। कल ही शुरुआत हो, आज खत्म हो जाएगा ना? मतलब आज सेकंड लेक्चर है आधुनिक भारत का। एमपी की हिस्ट्री में यूनिट 1 आपका एमपी हिस्ट्री चल रहा है यहाँ पे। यूनिट 1 एमपी हिस्ट्री पार्ट 2 आपका मतलब ग्वालियर सिंधिया राजवंश आपका होने वाला है। क्लास नंबर 2 है, आ रहा ना पेपर 1 का। तो ग्वालियर सिंधिया राजवंश एक बहुत महत्वपूर्ण राजवंश है। आपने कल इसकी कहानी पढ़ी थी जब मैंने आपको होलकर पढ़ाया था। कल मैंने आपको होलकर पढ़ाया था, तो आपने देखा था किस प्रकार से राणोजी सिंधिया ने उज्जैन को राजधानी बनाया। कैसे उन्होंने पेशवाओं से अपने इस क्षेत्र को प्राप्त किया था। कल मैंने पूरी कहानी बताई थी आपको। मैंने आपको अजमेर का युद्ध भी बताया था, कल आपको याद होगा। कल मैंने आपको सारंगपुर का युद्ध, अजमेर का युद्ध, तिरला का युद्ध इत्यादि इत्यादि युद्धों के बारे में जानकारी की थी जब हम होलकर डायनेस्टी पढ़ रहे थे। मैंने कहा था कि होलकर डायनेस्टी के बाद जो पेशवा बाजीराव सिंधिया थे, जो पेशवा बाजीराव थे, उन्होंने क्या किया था? होलकरों को, पवारों को, ठीक है ना, सिंधिया लोगों को कुछ कुछ क्षेत्र दिए थे एमपी के मालवा क्षेत्र में। क्या? सूबेदार या जागीरदार के रूप में। बाद में उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, एक डायनेस्टी के रूप में डेवलप किया। पढ़ा था कि नहीं? अगर पृष्ठभूमि की बात करें, थोड़ा बैकग्राउंड देख लो आप यहाँ पे कैसा क्या। सुनना पहले, आपको सुनना है, बाद में लोग लिखेंगे, ठीक है? सुन लेना पहले। तो इनकी उत्पत्ति की बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उत्पत्ति आपको क्या रखना है, इनकी जो उत्पत्ति है सिंधिया लोगों की, हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्वालियर की सिंधिया रियासत। इनकी उत्पत्ति की बात करते हैं हम लोग। तो इनकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के सतारा जिले में कानेर खेड़, क्या ये लिखना नहीं है, सुन लेना पहले। कानेर खेड़ नामक ग्राम था, वहां के लोग निवासी माने जाते हैं। प्राचीन काल में सिंधिया लोग को वन सेंद्रक के नाम से जानते हैं, सेंद्रक क्षत्रिय नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में सिंधिया लोगों को सेंद्रक नाम से कहे जाते थे। आगे यही सेंद्रक चल के सेंद्रे कहलाए, सिंधे कहलाए, और बाद में सिंधिया कहलाए। बाद में क्या? सिंधिया कहलाए। यदि आप महाराष्ट्र साइड घूमना, आपको सिंधिया मिल जाएंगे, सिंधे मिल जाएंगे, सेंद्रे मिल जाएंगे, ये सारे लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो आपने पढ़ा था कि पेशवा बाजीराव प्रथम के समय पर मराठों ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। मालवा विजय के दौरान सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1784 में, 1724 में सारंगपुर का युद्ध, फिर अजमेर का युद्ध, फिर आपको तिरला का युद्ध, इत्यादि युद्धों के बाद, इत्यादि युद्धों के बाद क्या, इत्यादि युद्धों में क्या किया था इन लोगों ने? महत्वपूर्ण सिंधिया लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बात से खुश होकर बाजीराव ने उत्तर पूर्वी भाग किसको दे दिया था? राणोजी सिंधिया को दे दिया था, ठीक है ना? कर वसूली करने के लिए, टैक्सेशन के लिए, एज अ सूबेदार, एज अ नायब, एज अ नायब, एज अ सूबेदार वहां पर नियुक्त किया था, ठीक है ना? तो इस प्रकार से सिंधिया लोग इस क्षेत्र में आए थे। मोस्टली ये कहानी मैं आपको कल ही बता चुका था। यदि आपको आज की क्लास में बस समझ में नहीं आ रहा, तब कल की क्लास देखना, क्योंकि कल की इस टॉपिक को शुरुआत करने के लिए मैंने 40 से 45 मिनट लिया था, ठीक है ना? 40 से 45 मिनट लिया, तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे सिंधिया रियासत, डालो सिंधिया रियासत, सिंधिया डायनेस्टी। का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो कानेर खेड़, कानेर खेड़ विलेज, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कानेर खेड़ नामक विलेज है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। इस बात को आपको रखना, वहां से इनकी उत्पत्ति मानी जी, बस इनका यही रखना ओरिजिन। इनका मूल निवास स्थान क्या है, यही आपको याद रखना बस, कानेर खेड़ ग्राम, महाराष्ट्र। ना आपको यहाँ पे याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद करो ना करो, ठीक है ना? बकाया मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ नहीं कि अजमेर का युद्ध या कौन सा युद्ध। आप सीधे हेडिंग डालेंगे राणोजी सिंधिया, क्या? राणोजी सिंधिया, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वही से हम लोग शुरुआत करेंगे। राणोजी सिंधिया। चलो बात करते हैं आगे राणोजी सिंधिया के बारे में। सुन लेना पहले आप लोग इनको, कि इनका जन्म कब हुआ था बेटा? 1700 में हुआ था। इनका जन्म 1700 में माना जाता है, ठीक है ना? इनकी जो लोकेशन कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था बेटा? तो बर्थ प्लेस क्या है आपका इनका? कानेर खेड़ ग्राम, कानेर खेड़ ग्राम है। इनके पिताजी का नाम लिखते चलना। इनके पिताजी का नाम जनकोजी सिंधे,
इनकी माता का नाम द्वारकाबाई। द्वारकाबाई, ठीक है ना, इनकी माता का नाम द्वारकाबाई। शुरुआत में भाई साहब क्या हुआ था, रानू सिंधिया शुरुआत अपना शुरुआती जीवन, शुरुआती जीवन पेशवा बाजीराव के पेशवा बालाजी विश्वास, सॉरी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के यहाँ पे एज ए जॉकी, घुड़सवार, घुड़सवार सैनिक के रूप में निकला। आपको पता मेरा लिखने में बट माइंड कहा जा रहा है, माइंड छत पे बहुत सारी चिड़ियां चहचहा रही हैं, कोई ना कोई रीजन है कि छत पे चिड़ियां इतने अच्छा चल रही, इसलिए मैं 2 मिनट में आया, वेट करना आप लोग, मैडम लोग। मैंने क्या बोला कि राणोजी सिंधिया ने अपना जो शुरुआती जीवन था पेशवा बालाजी विश्वनाथ के यहाँ पे घुड़सवार सैनिक के रूप में बताया था, ठीक है ना। और आगे चलकर पता है पेशवा बाजीराव प्रथम ने खुश होकर इनको क्षेत्र दिया था, ठीक है ना। याद रखना राणोजी सिंधिया ने, अब मैं सीधे आ रहा हूँ कि राणोजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन क्षेत्र को बनाए थे, क्या, उज्जैन को बनाया था। तो आपसे पूछ सकता है कि सिंधिया लोगों की आरंभिक राजधानी कहाँ पे थी, क्या क्वेश्चन पूछेगा, सॉरी, बच गया बच गया बच गया, नहीं बच गया, लैपटॉप बच गया। एक तो जगह चेंज हो और बैठने में आफत और समस्या है। चलो, मैंने पूछा कि राणोजी सिंधिया ने आरंभिक राजधानी, आपसे पूछ सकता है कि सिंधिया लोगों की आरंभिक राजधानी कहाँ पे थी बेटा, उज्जैन में थी। कहाँ पे थी, उज्जैन में थी, ठीक है ना। तो राणोजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया, और यहाँ पे जो महाकालेश्वर मंदिर है, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का भाई साहब ने क्या कराया, जीर्णोद्धार कराया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण 5 स्टार पॉइंट जो आपसे एमपीपीएससी में एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन था कि इन्होंने भाई साहब ने वापस सिंहस्थ कुंभ मेला जो कि उज्जैन में लगाया जाता है, इसकी शुरुआत की, वापस इसको पुनः आयोजित कराया। और आपके लिए महत्वपूर्ण क्योंकि जो एमपी में लगने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला है, ठीक है ना, अभी एमपी में जो मेला लगने वाला है कुंभ मेला, यहाँ पर 3 जगह पे लगता है आपके, तो इलाहाबाद प्रयागराज में, कुंभ मेला 3 जगह पे लगता है अपने इंडिया में, एक इलाहाबाद में, एक उज्जैन में, और एक और कहाँ लगता है बताओ जल्दी। 3 स्थान आप लोग जानते हो मुझसे बेहतर है, बताओ तीसरा स्थान कौन सा है, ठीक है ना। ठीक, राणू जी की मृत्यु कहाँ पे थी बेटा, राणू जी सिंधिया की मृत्यु इनकी मृत्यु आपको लिखना है, तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, 1745 में सुजालपुर नामक स्थान पर हुई थी। यहाँ पे सुजालपुर नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है ना। चलो, एक बार गद्दी में बैठते हैं, जयप्पा राव सिंधिया, जयप्पा राव सिंधिया बेटा, जयप्पा राव सिंधिया, जयप्पा राव सिंधिया ऑब्लिक सयाजी राजे सिंधिया गद्दी में बैठते हैं, जयप्पा राव सिंधिया ऑब्लिक जियाजी राजे सिंधिया बैठते हैं 1745 से 1755। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए, हम लोग फैक्ट पे बात करते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए राणोजी सिंधिया के 5 पुत्र हुए, क्या, जो राणोजी सिंधिया थे, राणोजी सिंधिया के 5 बेटे थे, 5 बेटे में सबसे बड़े थे आपके जयप्पा जी सिंधिया। कौन थे, जयप्पा जी सिंधिया, ठीक है ना। इनकी मृत्यु विजय सिंह ने करा दी थी षड्यंत्र पूर्वक, ठीक है ना। कहाँ पे, नागौर के राजा, ना इनकी मृत्यु क्या, इनकी हत्या कितने कराई थी, जयप्पा जी सिंधिया की हत्या नागौर के राजा ने, ठीक है, करा दी षड्यंत्र पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक इनकी हत्या करवा दी थी, याद रखना। डेट कब है, तो डेट है ना 1755 में।
अभी एक भी महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, इसमें से कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बस इतना याद रखना कि जैसे ही जयाजी राव सिंधिया राणोजी सिंधिया को गद्दी बैठते हैं, इससे यहाँ पे वंश परंपरा शुरू होती है। मतलब कि अब जो गद्दी बैठेगा ना, वह उनका बेटा ही बैठेगा, कोई और नहीं बैठेगा। कौन? वह इनका बेटा ही बैठेगा, कोई और नहीं बैठेगा। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना। ठीक है ना। इसके बाद गद्दी बैठते दत्ताजी सिंधिया, इसका गद्दी बात दत्ताजी सिंधिया। अब तो सिंधिया राजवंश में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहाँ से बनता है? अच्छा, क्लास की शुरुआत में नहीं बताया, आज वो क्लास में भटक रही, बहकाव ज्यादा हो रहा है क्लास में, बीच बीच में कोई चीजें ला रहा हूँ मैं। आज मैंने पैटर्न से नहीं अपनाया, क्योंकि आज पता नहीं मन कहाँ है। मैं बता दो आपके लिए कि क्लास में शुरुआत में बताता कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जो सिंधिया राजवंश से जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, सिंधिया राजवंश से जो क्वेश्चन आते हैं, तो आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, उनकी संधियों से आते हैं। जो आई थिंक आप कल भी पढ़ चुके हो यहाँ पे, जब हमने होलकर पढ़ा था, वहां पढ़ा था कि सालवाई की संधि ग्वालियर के राजा महादजी सिंधिया से हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, है कि नहीं। साथ ही साथ जो आपको क्वेश्चन आते हैं, इनके स्थापत्य से आते हैं। कोई ने शहर बसवाया, कोई ने झील बसवाई, कोई ने एरिया बसवा दिया, कोई ने महल, ग्वालियर के जो महल हैं, विरासतें हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पे आपका आधुनिक भारत में, जो भी विकासात्मक काम होते हैं, जैसे आपको मिलेंगे यहाँ पे क्या कि भैया सिंचाई विभाग किसने बनवाया था, कैकोटोल बांध किसने बनवाया था, ग्वालियर की महाराज सरकार कौन थी, किसके समय पर भारतीय रियासत, कहाँ पर, किसके समय पर भारतीय रियासत में सम्मिलित हुआ था सिंधिया राज्य। ठीक है ना। 1857 के रिवॉल्ट पे कौन था। यहाँ पे घटनाओं से क्वेश्चन आते हैं, स्थापत्य से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे घटनाओं से क्वेश्चन आते हैं और स्थापत्य से क्वेश्चन आते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन गद्दी पर कौन बैठ रहा है? दत्ताजी सिंधिया। गद्दी पर कौन बैठा है? दत्ताजी सिंधिया। ठीक है ना। गद्दी बैठे दत्ताजी सिंधिया, इनकी कहानी कैसी क्या रहेगी? जब जयप्पा जी की क्या जब जयप्पा सिंधिया की मृत्यु हो गई थी, तो उनका पुत्र था जनकोजी। उनका पुत्र था जनकोजी। किसका पुत्र था बेटा? जयप्पा राव सिंधिया का। जयप्पा राव सिंधिया का पुत्र था। क्योंकि ये बहुत छोटी आयु का था, कम आयु का था, अल्प आयु का था, इसकी एज बहुत कम थी। इस वजह से गद्दी पे कौन बैठता है? इस वजह से गद्दी पे कौन बैठा है? गद्दी पर दत्ताजी सिंधिया को बिठाया जाता है। इस वजह से क्या इनको गद्दी पर बिठाया जाता है। ठीक है ना। यह रखना जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे महत्वपूर्ण, इनके समय शुक्रताल का युद्ध होता है। क्या? एक शुक्रताल का युद्ध होता है, शुक्रताल का युद्ध होता है। कब? 1760 में होता है, गंगा नदी के किनारे होता है। गंगा नदी के किनारे शुक्रताल का युद्ध गंगा नदी के किनारे होता है, 1760 में होता है। इसमें इन्होंने अफगानों से, किससे? दत्ताजी वर्सेस अफगानों, अफगान, दत्ताजी वर्सेस अफगान शासकों से हुआ था। यहाँ पे क्या होता है? दत्ताजी की मृत्यु हो जाती है, अफगान विजय हो जाते हैं, अफगान विजय हो जाते हैं। ठीक है ना। इस बात को आपको, दत्ताजी यहाँ से वीर गति को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसकी पूरी कहानी बता दो, कैसी है कहानी, थोड़ी डिटेल सुन लो आप लोग। जयप्पा जी राव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जनकोजी राव सिंधिया अल्पायु का था, इसलिए राजगद्दी उनके भाई दत्ताजी राव सिंधिया को प्राप्त होती है। दत्ताजी राव सिंधिया ने नागौर पर आक्रमण किया। अब भाई नागौर पर बदला लेना कि नहीं, यहाँ पे जब नागौर की भाई बदला लेंगे, इन्होंने क्या किया? नागौर पर सबसे पहले क्या किया था? नागौर पर आक्रमण किया, नागौर पर हमला किया, और वहां के शासक विजय सिंह को पराजित किया। नागौर के शासक विजय सिंह को पराजित किया। भाई विजय सिंह था ना वहां पे, जिसने क्या किया था? आपके जयप्पा राव सिंधिया की हत्या करवाई थी षड्यंत्र पूर्वक। याद है कि नहीं याद है आपको? ठीक है, तो बदला ले लिया भाई की मृत्यु का। और आगरा और आगरा व अजमेर पर कब्जा कर लिया। ये देखो मन का भटकाव। कह रहे थे आपको क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग सिंधिया जी को, दत्ता जी सिंधिया को पढ़ रहे थे, और दत्ता जी सिंधिया की कहानी डिटेल में सुन रहे थे। और यहाँ पे क्या हो गया? लंबा चौड़ा हिसाब हो गया बैठे बैठे। लंबा चौड़ा हिसाब हो गया कि इस महीने हमने कितना लाख रुपए उड़ा डाला,
कितने 100 रुपये उड़ा ले, है कि नहीं? ये बोलते हैं बेरोजगारी का असर। फिर बात करते हम लोग आगे, कहाँ पे थे हम लोग, थोड़ा याद दिलाओ मुझे, अब मेरे को खुद याद करना पड़ेगा कहाँ पे थे, याद करना पड़ेगा कहाँ पे थे हम लोग। कहाँ पे थे? दत्ता जी सिंधिया, शुरुआत से करते हम लोग। दत्ता जी सिंधिया की बात कर रहे थे, दत्ता जी राव सिंधिया की। मैं यहाँ पे आपको आई थिंक कहानी सुना रहा था दत्ता जी राव सिंधिया की। मैंने आपको बताया कि जयापरा जी सिंधिया की मृत्यु हो गया और उनका पुत्र जनकाजी राव, कौन था? जनकोजी राव था। जनकोजी राव था, जो कि आपको कम आयु का था, इसलिए जयप्पा जी राव के भाई बैठते हैं दत्ताजी राव सिंधिया गद्दी पर, और सबसे पहले बदला लेते हैं नागौर के राजा विजय सिंह से, जिन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जयप्पा राव जी सिंधिया की हत्या की थी, ठीक है ना? इनसे बदला लेते हैं, इन पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करने के पश्चात क्या करते हैं, आगरा और अजमेर के किले अपने अधीन कर लेते हैं। क्या दत्ताजी राव सिंधिया आगरा और अजमेर के किले अपने अधीन कर लेते हैं, इनको जीत जाते हैं। इतना हम देख चुके थे, ठीक है ना? साथ ही आप क्या रखना, पेशवा बालाजी बाजीराव के समय 1758 में रघुनाथ नाव ने मल्हारराव होलकर और दत्ताजीराव सिंधिया आदि मराठाओं के साथ मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर अहमद शाह अब्दाली के द्वारा दिल्ली में नियुक्त प्रतिनिधि एवं मीर बख्शी नजीबुद्दौला को निकालकर दिल्ली से फेंक दिया, ठीक ना? और क्या था घटना, सुनना आपको याद है, पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ था, वहां पर अहमद शाह अब्दाली, एक अफगान शासक है अहमद शाह अब्दाली, सुन लेना। अहमद शाह अब्दाली, इसने क्या किया था, दिल्ली में दिल्ली में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके रखा था, दिल्ली में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके रखा था। ये बात मराठा लोग को हजम नहीं हो रही थी, ये बात मराठा लोगों को हजम नहीं हो रही थी कि दिल्ली हमारे देश का क्षेत्र है और कोई बाहर से आके आप गद्दी पे कैसे बैठ सकता है, कोई किसको बैठा सकता है। तो भाई साहब यहाँ से पूरे मराठा इकट्ठे जाते हैं, गुट बना के जाते हैं, यहाँ पे पहले कब्जा करते हैं, तो यहाँ पे अपनी पसंद का शासक नियुक्त करते हैं, फिर यहाँ से पंजाब की ओर बढ़ते हैं, और पंजाब में जो अहमद शाह अब्दाली का बेटा था उस पर आक्रमण करते उसको पराजित कर देते हैं। इस बात से अहमद शाह अब्दाली गुस्सा हो जाता है और वापस हमला करता है, और यहाँ पे दत्ताजी राव सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है, दत्ताजी राव सिंधिया की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बुराड़ी या बरारी घाट के युद्ध में, बुराड़ी ऑब्लिक इसको बरारी घाट के युद्ध में 9 जनवरी 1760 को, 9 जनवरी 1760 को किसकी, दत्ताजी राव सिंधिया की मृत्यु हो गई थी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है ना? इसको आप याद रखेंगे, ठीक है? चलो, इसके बाद गद्दी पे कौन बैठेंगे? इसके बाद गद्दी पे बैठेगा जनकोजी राव सिंधिया प्रथम। कौन? जनकोजी राव सिंधिया प्रथम, 1760 से 1761 में जनकोजी राव सिंधिया प्रथम गद्दी पे बैठेंगे, ठीक है ना? तो दत्ताजी जी की मृत्यु के राव जयाजी राव का पुत्र कौन है, जनकोजी राव गद्दी पे बैठता है। किंतु पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761, पानीपत के तीसरे युद्ध में भाई साहब की मृत्यु हो जाती है। पानीपत के थर्ड युद्ध में मराठाओं की तरफ से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप बताओगे वो ग्वालियर का कौन सा शासक है, वो ग्वालियर का कौन सा शासक है जो गद्दी से वापस आ गया था, मतलब युद्ध से वापस आ गया था, बताओ जल्दी। सॉरी, होलकर, होलकर कौन सा शासक है जो पानीपत का युद्ध छोड़कर वापस आ गया था? तीसरा, महादजी सिंधिया, इनका गद्दी बैठते हैं महादजी सिंधिया। कौन? महादजी सिंधिया गद्दी पे बैठेंगे। यार ना, सिंधिया में से जो महत्वपूर्ण चीज है भाई मैं आपको बताऊंगा। जनको जो महत्वपूर्ण क्यों, पानीपत के तृतीय युद्ध के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने तृतीय युद्ध आपको बता दिया, ठीक है ना? महादजी सिंधिया, ठीक है ना? ये आपके राणोजी सिंधिया के चौथे बेटे थे, याद रखना।
राणोजी सिंधिया के राणोजी सिंधिया के 4th नंबर के पुत्र थे। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, याद रखना महादजी सिंधिया को ग्वालियर रियासत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ग्वालियर रियासत का सिंधिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना। याद रखना महादजी सिंधिया ने भी पानीपत के तीसरे युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने भी क्या पानीपत के तीसरे युद्ध में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया था, लेकिन वैसे जिंदा बच के निकल चुके थे, जिंदा बच निकले थे। इस बात को आपको याद रखना है। याद रखना जैसे ही अब पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद होता क्या है बेटा, याद रखना पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद होता क्या है, सिंधिया की स्थिति कमजोर थी। सिंधिया लोगों की क्या थी बेटा, सिंधिया लोगों की स्थिति कमजोर थी, और सिंधिया लोगों की स्थिति कमजोर होकर लोकल एक आपके जाट सरदार थे माहेट, लोकल के माहेट के जाट सरदार थे, जाट सरदार लोकन सिंह, लोकन सिंह। उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। किस पर, उन्होंने ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया, ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया। हालांकि वापस महादजी सिंधिया ने 1765 में 1765 में ग्वालियर किले पर अधिकार कर लिया। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। साथ से 1765 की घटनाओं याद रखना आपको। 1765 की घटना याद क्या रखना, शाह आलम द्वितीय ने शाह आलम द्वितीय ने इसमें महादजी सिंधिया की मदद की थी। क्या, शाह आलम द्वितीय ने ग्वालियर विजित करने में महादजी सिंधिया की क्या की थी, मदद की थी। इस बात को आपको याद रखना, ठीक ना। ठीक, साथ साथ याद रखना शाह आलम द्वितीय ने शाह आलम द्वितीय एक ऐसा शासक है, यार ना मैं बता रहा हूँ दिल्ली की बात। शाह आलम द्वितीय दिल्ली का एक ऐसा शासक है जो बहुत समय तक दिल्ली का राजा तो रहा है, लेकिन दिल्ली की राजधानी में नहीं रहा, दिल्ली से बाहर से शासन किया, प्रयागराज से, इलाहाबाद से शासन किया इसने। क्यों किया, क्यों किया, लगभग 1772 तक शासन किया। क्यों किया, क्योंकि जो वहां का सूबेदार था, दिल्ली का सेनापति था या प्रधानमंत्री था, इमाद उल मुल्क, कौन, इमाद उल मुल्क, वो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में प्रवेश नहीं दे रहा था, दिल्ली में एंट्री नहीं मारने दे रहा था, डर रहा था। ठीक है ना। ठीक, यार रखना। फिर 72 में 1772 में क्या होते हैं, 1772 में पहले तो क्या किया था, शाह आलम द्वितीय ने ग्वालियर सिंधिया को दिलवाया था। भाई 1772 में क्या किया, शाह आलम द्वितीय की मदद किसने की बेटा, शाह आलम द्वितीय की मदद किसने की, शाह आलम द्वितीय की मदद महादजी सिंधिया ने की। किसने की, महादजी सिंधिया ने की, और दिल्ली पर पहुंचाया, वापस दिल्ली पहुंचाया। वहीं पर क्या किया था इन्होंने, शाह आलम द्वितीय ने किसको, महादजी सिंधिया को प्रधानमंत्री का पद दिया था। ठीक है ना। अब पता है आपको एक कहानी याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महादजी सिंधिया के समय पर दिल्ली की राजगद्दी पर कौन शासक था, कौन था, शाह आलम द्वितीय। कौन था, शाह आलम द्वितीय। ठीक है ना। ठीक, याद रखना। तो प्रथम आंग्ल मराठा इन्होंने क्या, महादजी सिंधिया ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, आंग्ल मराठा युद्ध में पार्टिसिपेट किया था 1775 से 1782 ना। ठीक, इसमें क्या हुई, मराठाओं की इसमें क्या हुई थी, ग्वालियर की सिंधिया, महादजी सिंधिया की हार हुई, महादजी सिंधिया की हार हुई। और कौन सी संधि हुई इन दोनों की, अंग्रेजों और इनके मध्य कौन सी संधि हुई, सालवाई की संधि, सालवाई की संधि। कब, 1782 में, 1782
82 में सालवाई की संधि होती है। इसके माध्यम से क्या होता है, सिंधिया को ग्वालियर छोड़कर अपना बाकी राज्य अंग्रेजों को वापस दे देते हैं, ठीक है ना, वापस राज्य अंग्रेजों को दे देते हैं, ठीक है ना। यार रखना, आपसे पूछा है क्वेश्चन कि महादाजी सिंधिया को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? महादाजी सिंधिया को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? तो महाराजा की उपाधि अंग्रेजों ने, किसने? महाराजा की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है, आपको पता था लखेरी का युद्ध, लखेरी का युद्ध पढ़ा था आपने? लखेरी का युद्ध हुआ था कब? 1793 में, सिंधिया और होलकर के मध्य। सिंधिया वर्सेस होलकर, सिंधिया वर्सेस होलकर। यहाँ पे क्या हुआ था, सिंधिया से कौन थे? महादजी सिंधिया थे, और होलकरों से तुकोजीराव होलकर, तुकोजीराव होलकर प्रथम। याद है आपको? याद है, कल पढ़ा था अपन ने। इसमें क्या होती है, तुकोजीराव होलकर प्रथम की हत्या हो जाती है, हत्या हो जाती है मतलब हार जाते हैं, और सिंधिया जीत जाते हैं, ठीक ना। आगे जाके 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। कहां पर मृत्यु? वनवाड़ी पुणे में, वनवाड़ी पुणे में। ये मृत्यु पता क्यों लिखवा रहा हूँ, कि सिंधिया राजा से क्वेश्चन पूछता है कि इनकी छत्रियां कहाँ पे, छत्रियां, छत्रियां क्या बोलते हैं? समाधि स्थल। समाधि स्थल कहाँ पे? ना महादजी सिंधिया की छतरी कहाँ पे? बनवाड़ी पुणे में। कहाँ पे? बनवाड़ी पुणे में, ठीक है। मृत्यु हो जाती है बनवाड़ी पुणे, बनवाड़ी, बनवाड़ी पुणे में इनकी क्या हुई है? समाधि स्थल। इस बात को आपको, ऐसे क्वेश्चन इसमें बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत पूछे जाते हैं, समाधियां कहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग, दौलत राव सिंधिया। गद्दी पर कौन बैठे बेटा? दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया 1794 से 1827, ठीक है ना। यार ना, महादजी सिंधिया की कोई भी संतान नहीं थी जो गद्दी पर बैठ सके, इसलिए उनका भाई तुकोजी राव सिंधिया के पुत्र आनंद राव के पुत्र दौलत राव सिंधिया राजगद्दी पर बैठते हैं। इस बात को रखना। क्या? महादजी सिंधिया की कोई संतान नहीं थी, इस बात को लिख लो यहाँ पे नोट डाल के। महादजी सिंधिया की कोई संतान नहीं थी, इसलिए चचेरे भाई के लड़के, इसके भाई के लड़के, ठीक है ना, इतना मान लेना आप, ठीक है। चलो, याद रखना इनके समय पे जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ युद्ध महत्वपूर्ण है, लिखो। दौलत राव सिंधिया के प्रमुख युद्ध, प्रमुख युद्ध, युद्ध में हुई संधियां और युद्ध आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपको मिलेगा सबसे पहले कुड़रला का युद्ध, कुड़रला का युद्ध आपको मिलेगा 1794 में, जो कि हैदराबाद के निजाम के साथ होता है। किसके साथ? हैदराबाद के निजाम के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुड़रला का 1794 में हैदराबाद के निजाम के साथ होता है, ठीक ना। इन्होंने हैदराबाद के निजाम से क्या चौथ वसूली, चौथ वसूली, चौथ। और आपको सरदेश में भी बता चुका हूं क्या है आपकी मराठा टैक्सेशन प्रणाली है, ठीक है ना। दूसरा आपको याद रखना है इनके साथ सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। क्या? सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था, आंग्ल मराठा में भी पार्टिसिपेट किया था। सेकंड आंग्ल मराठा ने जब पार्टिसिपेट किया, क्या हुआ? 1803 से 1805 में हुआ था। इसमें सिंधिया हार गए थे। इसमें क्या? इसमें भी सिंधिया हार गए थे। इसकी वजह से उन्हें क्या 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि करनी पड़ी थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि करनी पड़ी अंग्रेजों से, ठीक है ना। ठीक।
और इसके अनुसार फिर से वही सिंधिया को अपना बहुत सारा भूभाग अंग्रेजों को देना पड़ गया था। साथ ही साथ थर्ड एंग्लो वॉर में इन्होंने क्या, थर्ड तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर में पार्टिसिपेट किया। कब बेटा, याद रखना 1817-18 में हुआ था। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे भी दौलत राव सिंधिया की हार होती है और इन्हें एक संधि करनी पड़ती है, ग्वालियर की संधि। ग्वालियर की संधि करनी पड़ती है अंग्रेजों से, जो कि एक सहायक संधि होती है, जो क्या होती है, सहायक संधि होती है। और सहायक संधि कल ही मैं आपको बता चुका था होलकर के समय पे। सहायक संधि क्या होती है, सहायक संधि क्या होती है बेटा, जब भी अंग्रेज लोग किसी राजा से सहायक संधि करते थे तो उस राज्य में, वह राज्य क्या, नंबर एक तो अंग्रेजों के अधीन होता था। क्या अंग्रेजों के प्रत्यक्ष अधीन था, नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से अधीन था। कैसे था, तो उसको अपने साम्राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट, ब्रिटिश अधिकारी, जिसको ब्रिटिश रेजिडेंट के नाम से जानते हैं, उसको नियुक्त करना पड़ता था, जो कि उसके बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करता था, आंतरिक मामलों में नहीं। मैंने क्या बोला, जो कि उसके बाहरी मामलों में, फॉरेन मामलों, मतलब आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, बात करनी है, युद्ध करना, कुछ करना है, सारे डिसीजन कौन करेगा, ब्रिटिश रेजिडेंट करेगा। साथ साथ आपको अपने खर्चे पर, राज्य को अपने खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, जो वास्तविक रूप से सहायक संधि के अनुसार उस राज्य की सुरक्षा हेतु होती थी। हालांकि जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी भी उसका प्रयोग करते थे, ठीक है ना, अंग्रेजी उनका प्रयोग करते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखेंगे हम लोग क्या, तो ये दौलत राव सिंधिया के समय से, कब से, दौलत राव सिंधिया के समय से ग्वालियर रियासत अंग्रेजों के अधीन पहुंच गई। अब जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ना, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे डेवलपमेंट से, अभी तक यहाँ से ऊपर जितने भी हमने क्या पढ़े हैं, आपके प्रमुख व्यक्ति पढ़े हैं दौलत राव सिंधिया वंश में, वहां से युद्ध से क्वेश्चन थे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे डेवलपमेंट से बनेंगे, ठीक है ना। याद रखना, दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर के निकट लश्कर नामक क्षेत्र बसाया, नगर, नगर बसाया, और अपनी राजधानी परिवर्तन किया। क्या किया, राजधानी परिवर्तन किया। कहां से, ग्वालियर से लश्कर ले गए, ग्वालियर से लश्कर ले गए, ठीक है ना। लश्कर आपका युद्ध का मैदान, मतलब मैदानी क्षेत्र होता है। आप जाओ ग्वालियर में, आपको लश्कर का मैदान मिलेगा। क्या मिलेगा, लश्कर का मैदान मिलेगा, ठीक है ना। ठीक, राजधानी कहां से, उज्जैन से लश्कर, कहां से बेटा, उज्जैन से लश्कर ले गए, इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। उज्जैन से राजधानी कहां पहुंची, लश्कर, उज्जैन से, उज्जैन से राजधानी लश्कर पहुंचती, लश्कर कहां पे, ग्वालियर में। लश्कर कहां पे, ग्वालियर, कब ले गए, 1810 में। इस पॉइंट को पूरा आपको ए टू जेड याद रखना है। राजधानी उज्जैन से लश्कर ग्वालियर क्षेत्र में ले गए, कब, 1810 में पहुंचे, ठीक है ना। याद रखना, लश्कर में उन्होंने क्या, मोती व्यापार को बढ़ावा दिया था, मोती व्यापार को बढ़ावा दिया था, कहां पे, लश्कर क्षेत्र में। इसलिए दौलत राव सिंधिया को मोती वाला के नाम से भी जानते हैं। दौलत राव सिंधिया को हम लोग क्या, मोती वाला के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना, ऐसा लिख लेना कि दौलत राव सिंधिया निकनेम मोती वाला। बार बार आपसे पूछा गया है, बार बार आपसे पूछा गया, इस बात को कारण बार बार पूछा गया, ठीक है ना, ठीक है ना। दौलत राव सिंधिया निकनेम मोती वाला, ठीक है ना। याद रखना, इन्होंने ग्वालियर में फूलबाग, जहां पे हमारा कोचिंग सेंटर है, वहां पे भी क्या, इन्होंने फूलबाग की स्थापना कराई, ग्वालियर में फूलबाग की स्थापना की। फूलबाग की स्थापना की। दौलत राव सिंधिया के दरबार में कवि पद्माकर रहते थे, कवि पद्माकर रहते थे। इनकी रचना क्या है बेटा, इनकी रचना अलीजाह प्रकाश। क्या रचना है, अलीजाह प्रकाश। अलीजाह प्रकाश इनकी रचना है, ठीक है ना, याद रखना, किसकी, कवि पद्माकर की। ये पास आते हैं आपके जनकोजी राव सिंधिया द्वितीय, जनकोजी राव सिंधिया द्वितीय। गद्य बैठते जनकोजी राव सिंधिया सेकंड। में याद रखना, सुन लेना, दौलत राव सिंधिया का उत्तराधिकारी उसकी पत्नी बैजाबाई के द्वारा उत्पन्न गोद लिया गया पुत्र जनकोजी राव सिंधिया गद्दी बैठता है। जनकोजी राव सिंधिया अल्पायु के होने के कारण अंग्रेजों के द्वारा
वायजाबाई को संरक्षक के तौर पर शासन करने का अधिकार दिया गया था। किंतु 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ग्वालियर आकर जनकोजी और सिंधिया को ग्वालियर रियासत की वास्तविक सत्ता सौंप दी तथा वायजाबाई को शाजापुर भेज दिया गया। यही कारण है कि वायजाबाई ने 1857 क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया था और 1857 क्रांति के उपरांत ग्वालियर वापस आ गई, जहां पर इनका निधन हुआ था। अब हुआ था वायजाबाई ने ग्वालियर में एक तालाब बनवाया था, इसको हम क्या वायजा तालाब के नाम से जानते हैं, जिसको वर्तमान में क्या तैरता हुआ रंगमंच कहा जाता है। और उन्होंने उज्जैन का गोपाल मंदिर का निर्माण भी कराया था, उज्जैन के गोपाल मंदिर का भी निर्माण कराया था। ठीक है ना, ध्यान रखना, लिखो इनके बारे में पॉइंट। कहानी तो मैंने सुना दी है। दौलत राव सिंधिया व वायजाबाई का दत्तक पुत्र था, मतलब कि एडॉप्टिव था, गोद लिया था। ठीक है, याद रखना। ठीक, शुरुआत में संरक्षक के तौर पर, संरक्षिका कौन थी? बैजाबाई थी, इनको बैजाबाई बोलते हैं, बैजाबाई थी। होता क्या है, 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं और बैजाबाई को शाजापुर भेज देते हैं, बैजाबाई को शाजापुर भेज देते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, 1857 की क्रांति में बैजाबाई अंग्रेजों के विरुद्ध होते हैं और वापस ग्वालियर आ जाती हैं। और यहाँ पे 1862 में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? वैजाबाई की। किसकी? वैजाबाई की। ठीक है ना। आज से पूछ सकते हो वैजाबाई की समाधि कहाँ पे है, तो आपकी कहाँ पे बेटा? ग्वालियर में। ठीक है यार, है ना। वैजाबाई ने ग्वालियर में ऐसे ताल का निर्माण कराया था। आपसे पूछेगा कि रंग महल वो सॉरी रंगमंच, तैरता हुआ रंगमंच कहाँ पे है, तो ग्वालियर में। वैजा ताल में आपको क्या तैरता हुआ रंगमंच देखने को मिलेगा, तैरता हुआ रंगमंच। ऐसा सोचो कि तालाब बना हुआ है आपका, यहाँ पे इस साइड से दरवाजे हैं, इस साइड से दरवाजे जाने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा सीढ़ियां बनी हुई, स्टेडियम की सीढ़ियां होती है जैसे ना, वैसे सीढ़ियां बनी हुई इसमें बैठने के लिए चारों तरफ। बीच में आपका पानी भरा हुआ है, बीच में क्या पानी भरा हुआ है। साथ ही साथ इस पर जाने के लिए यहाँ पर एक आपका प्लेटफॉर्म बना हुआ है और यहाँ से सीढ़ी से जुड़ा हुआ है जाने के लिए, तो इसको तैरता हुआ रंगमंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तैरता हुआ रंगमंच बोलते हैं। ठीक है ना यार, पूछ सकता है कि तैरता हुआ रंगमंच आपको एमपी में कहाँ मिलेगा? ग्वालियर में। कहाँ पे? वैजाताल में। किसने बनवाया था? वैजाबाई ने बनवाया था, जो कौन थी? जनकोजी राव सिंधिया की माँ थी, उन्होंने गोद लिया था। और आपकी दौलत राव सिंधिया की वाइफ थी। कौन थी? दौलत राव सिंधिया की वाइफ थी। ठीक है ना यार रखना। इनके बाद गद्दी, और साथ ही साथ रखना वैजाबाई ने क्या उज्जैन में गोपाल मंदिर, उज्जैन के गोपाल मंदिर का भी निर्माण कराया था। उज्जैन के गोपाल मंदिर का निर्माण कराया था किसने? बैजाबाई ने। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, हम लोग लिखेंगे जयाजीराव सिंधिया। कौन आएगा? जयाजीराव सिंधिया। 1857 की क्रांति के समय पर कौन आएगा? जयाजीराव सिंधिया। जयाजीराव सिंधिया, जयाजीराव सिंधिया आएंगे, याद रखना। तो आपके जनकोजीराव सिंधिया थे, उनकी पत्नी ताराबाई द्वारा गोद लिया गया पुत्र है। क्या? ताराबाई का दत्तक पुत्र है, दत्तक पुत्र थे। इस बात को आपको याद रखना है। 1857 इनके समय पर हुआ था और इन्होंने क्या अंग्रेजों को साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। इनके समय पर 1857 में क्या हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, डर तो नहीं गए, इन्होंने क्या किया था 1857 क्रांति में? ग्वालियर पर आक्रमण किया। जब ग्वालियर पर आक्रमण किया तो भाई साहब
जयाजीराव सिंधिया डर के भाग गए। कहाँ भाग गए? अपना पूरा तामोझाम लेकर, अपनी सेना लेकर, अपना कोषागार लेकर, सेना व कोषागार लेकर कहाँ पहुंचे? अपना भाग के आगरा, आगरा पहुंच गए, ठीक है ना। जहाजीराव सिंधिया के मंत्री थे, मंत्री का नाम क्या इनका? मंत्री का नाम पूछा जाता है आपसे, अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था, विद्रोहियों का साथ दिया, और पूरा कोषागार इनके लिए दे दिया। किसके लिए? विद्रोहियों के लिए, ठीक है ना। ठीक। इस बात से अंग्रेज नाराज हो गए, अंग्रेज नाराज हुए और अंग्रेज ने क्या किया? अमरचंद भाटिया को मृत्युदंड दे दिया था, ठीक है ना। और 18 जून, आपको पता होना चाहिए, 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई क्या हुई? वीर गति को प्राप्त हुई। ना याद रखना, जब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई तो जयाजीराव वापस कहाँ पे आ गए आपके? जयाजीराव सिंधिया ग्वालियर आ गए। जयाजीराव सिंधिया वापस कहाँ पे बेटा? ग्वालियर आ गए। याद रखना, ऐसा माना जाता है कि जयाजीराव सिंधिया के समय पर जो आपके अंग्रेज शासक हैं, अंग्रेज राजा किंग एडवर्ड सप्तम, किंग एडवर्ड सप्तम आपके कहाँ पर आने वाले थे? ग्वालियर आने वाले थे। हालांकि आए नहीं थे। इन्हीं के स्वागत में इटालियन शैली में इन्होंने जय विलास पैलेस का निर्माण कराया था, ठीक है ना। जय विलास पैलेस का निर्माण कराया था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि जयाजीराव सिंधिया के समय पर 1874 में किंग एडवर्ड, जो ब्रिटेन के अधिकारी थे, किंग एडवर्ड सप्तम में राजा थे, उनको यहाँ पे आना था। उनके लिए क्या? जय विलास पैलेस का निर्माण कराया था, जय विलास पैलेस का निर्माण कराया था। कैसे कराया था? आपका इटालियन शैली में कराया था, इटालियन शैली में कराया था, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि इसका वास्तुकार कौन है? इसका वास्तुकार कौन बेटा? तो इसका वास्तुकार माइकल फिरोस्ता पूछा जाता है। जयविलास पैलेस का वास्तुकार कौन था? आर्किटेक्ट कौन था बेटा? माइकल फिरोस्ता, फिलोज माइकल फिलोस्ता। इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना। साथ ही आपको रहना ग्वालियर का प्रसिद्ध मोती महल। मोती महल भी किसने बनाया था बेटा? मोती महल का निर्माण भी जयाजीराव सिंधिया ने कराया था। और आपको याद होगा, जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी तो मध्य भारत की जो राजधानी ग्वालियर बनाई गई थी वो मोती महल में ही लगती थी। राजधानी की जो विधानसभा होती थी वो मोती महल में ही थी। कहाँ पे थी? मोती महल में थी। इसकी वीडियो और इसकी वीडियो दोनों अपने यूट्यूब चैनल में शॉर्ट में पड़ी हुई है, अगर आप देखोगे तो मेरे फेस के साथ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। माधवराव सिंधिया, गद्दी बात है माधवराव सिंधिया। मतलब बेटा माधवराव सिंधिया आते हैं 86 से 25 में गद्दी बैठते हैं ना। तुम आधुनिक भारत का निर्माता कहा है, आधुनिक ग्वालियर का, माधव सिंधिया को आधुनिक ग्वालियर का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक ग्वालियर का निर्माता कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना अच्छे से, आधुनिक ग्वालियर का निर्माता किसको? माधवराव सिंधिया को कहा जाता है, ठीक है ना। इनके समय पे जो महत्वपूर्ण कार्य है, उन महत्वपूर्ण काम को देखो आप लोग। नंबर 1, क्या क्या महत्वपूर्ण काम है? इन्होंने ग्वालियर महाराज सरकार की स्थापना की थी। क्या? ग्वालियर महाराज सरकार की स्थापना की थी। इसमें कितने सदस्यों की कमेटी थी या कितने विभाग थे इसमें? 9 विभाग। अब इसमें तो डाउट है, कभी कभी 9 विभाग समझते हैं हम लोग, कभी कभी क्या बोलते हैं 9 सदस्यों की कमेटी थी, 9 सदस्यों की कमेटी थी।
अब 9 सदस्य की कमेटी होगी ना, तो वो 9 सदस्य अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड होंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड होंगे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। क्या रखना, इन्होंने अपने गृह विभाग के अंतर्गत क्या, पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ग्वालियर क्षेत्र में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, ठीक है ना, जिनके द्वारा क्या, गुजरी महल संग्रहालय बनाया गया था। गुजरी महल संग्रहालय बनाया गया था, जो कि मेरा ऑफिस रहा है कुछ टाइम के लिए, तो 2-3 महीने के लिए काम किया मैंने यहाँ पे, 2 नहीं मोस्टली 6 महीने काम किया है। तो गुजरी महल संग्रहालय यहाँ पे रहा है, ठीक है ना। और आपको पता है गुजरी महल संग्रहालय फिलहाल में भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार के अधीन है। 1903 में उन्होंने क्या किया था, विक्टोरिया कॉलेज की स्थापना की। विक्टोरिया कॉलेज की स्थापना की। 1905 में सिंचाई विभाग की स्थापना की। 1905 में सिंचाई विभाग की स्थापना की। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत उन्होंने ग्वालियर में हरसी बांध, हरसी बांध, तिगरा बांध, ककेटो बांध इत्यादि बांधों का निर्माण कराया है, इत्यादि बांधों का निर्माण कराया है, ठीक है ना। साथ ही साथ 1911 में शिवपुरी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के आगमन पर, जॉर्ज पंचम के स्वागत हेतु, जॉर्ज पंचम के स्वागत हेतु, वो किस लिए, शिकार के लिए, शिकार में स्वागत हेतु जॉर्ज कैसल महल, जॉर्ज कैसल महल का निर्माण कराया। तो जॉर्ज कैसल महल कहाँ पे बेटा, शिवपुरी में है। कहाँ पे है, शिवपुरी में है, याद रखना। और 1925 में ग्वालियर में व्यापारिक मेला की शुरुआत की। 1925 में क्या किया, जो कि आज भी फेमस है आपका, 1925 में ग्वालियर के व्यापारिक मेले की शुरुआत की। जो कि आज भी आपका फेमस में है, चर्चा में है। इस बात को आपको रखना। और माधवराव सिंधिया की मृत्यु कहाँ पे हुई थी बेटा, तो माधवराव सिंधिया की मृत्यु 1925 में पेरिस में हुई थी। कहाँ पे, पेरिस में हुई थी। माधवराव सिंधिया की मृत्यु 1925 में पेरिस में हुई थी। इनकी समाधि पूछी है, समाधि इनकी सिंधी कहाँ पे है, शिवपुरी बनाई, वहां से इनके अवशेष लाए गए और शिवपुरी में इनकी समाधि बनाई गई, शिवपुरी में इनकी समाधि बनाई गई, याद रखना, ठीक है ना। ठीक है ना, आपसे पूछेगा माधवराव सिंधिया, उनकी माता का नाम क्या था, सांख्य राजे सिंधिया, सांख्य राजे सिंधिया। इन सब की छतरियां समाधियां कहाँ पे है, इन सब की छतरियां समाधियां कहाँ पे है, शिवपुरी में। कहाँ पे है, शिवपुरी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बैठते हैं आपको गद्दी पर जीवाजी राव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया, जो कि 1925 से 1961 तक आपको दिखेंगे। शिवाजी राव सिंधिया, शिवाजी राव सिंधिया। अरे माधवराव की मृत्यु का कब, 9 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में गद्दी बैठ चुके थे, ठीक है ना। जब भाई साहब अल्पवयस्क थे, तो इनकी माता के हाथ में यहाँ का प्रशासन था। माता कौन थी, चिंकू राजे सिंधिया, चिंकू राजे सिंधिया इनकी माता थी, जिनके हाथ में शासन था, ठीक है ना, ठीक है ना। इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, इसको क्या, काउंसिल ऑफ रेजिडेंट कहा गया। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, इसको क्या, काउंसिल ऑफ रेजिडेंट कहा जाता है। अब रेजिडेंट सब परिचित है। रेजिडेंट शब्द कहाँ पे आया था, सहायक संधि में आया था। रेजिडेंट शब्द कहाँ पे आया था बेटा, सहायक संधि में आया था, ठीक है ना। ठीक, जब 1936 में आपके जीवाजी राव सिंधिया वयस्क हो गए, तो पूरा अधिकार इनको दे दिया गया, ठीक है ना। आपको पता है इन्हीं के समय पर 13 जनवरी 1948 को ग्वालियर रियासत भारतीय संघ में विलय हुई थी।
भारतीय संघ में विलय हुई थी, ठीक है ना। आपको याद है ना, ग्वालियर रियासत को मध्य भारत में शामिल किया गया था। मध्य भारत राज्य का प्रमुख कौन था बेटा? 31 अक्टूबर 1956 को एक मध्य भारत राज्य का प्रमुख किसे? जीवाजीराव सिंधिया को बनाया गया, जो कि 31 अक्टूबर 1956 तक क्या रहे आपके यहाँ पर प्रमुख के तौर पर कार्यरत रहे, राष्ट्र प्रमुख के तौर पर कार्यरत रहे। इन्होंने ग्वालियर में, जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में जीवाजीराव पैलेस का निर्माण कराया था, और साथ ही साथ जीवाजीराव विद्यालय का, जीवाजीराव विश्वविद्यालय का भी निर्माण कराया था, जीवाजीराव विश्वविद्यालय का भी निर्माण कराया था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। जीवाजीराव सिंधिया की पत्नी का नाम क्या था बेटा? विजया राजे सिंधिया। जीवाजी शिवाजीराव सिंधिया की पत्नी का नाम क्या था? विजया राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया, इस बात को आपको याद रखना है, याद रखना। इनके पुत्र का नाम क्या बेटा? माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया जो कि ग्वालियर की राजनीति में आपको दिखेंगे। इनकी पुत्री का नाम है, कौन आपके पुत्र है? इनकी पुत्री का नाम आपको क्या मिलेगा? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे सिंधिया। एक और पुत्री मिलेंगी आपको, यशोधरा राजे। कौन मिलेंगी? यशोधरा राजे सिंधिया। यशोधरा राजे सिंधिया, ठीक है ना, याद रखना। माधवराव सिंधिया, इनका पुत्र कौन है फिलहाल में? ज्योतिराज सिंधिया, जो आपको राजनीति में दिखते हैं अभी एमपी की, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनको लोग अभी भी राजा साहब कहते हैं, इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। आपको याद रखना, जो आपके माधवराव सिंधिया थे, माधवराव सिंधिया थे, इन्हीं के समय पर ग्वालियर में क्या आपका तानसेन समारोह की शुरुआत हुई थी। क्या? जिन्होंने व्यापार के मेले की शुरुआत की थी माधवराव सिंधिया ने, उन्हीं के समय पर ग्वालियर में तानसेन समारोह की शुरुआत हुई थी। तानसेन समारोह की शुरुआत हुई थी। पहले समारोह साल में सिर्फ 3 दिन के लिए होता था, साल में सिर्फ 3 दिन के लिए होता था। अब समारोह 7 दिन के लिए होता है, और 2025 को आपका 2025 में आपका 101वां तानसेन समारोह मनाया गया था, जो लंबे 1 महीने तक चला था। 1 महीने तक चला था, इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। चलो, तो इस प्रकार आपका सिंधिया डायनेस्टी भी समाप्त होती है, सिंधिया डायनेस्टी समाप्त होती है। अब आपका एक बचा भोपाल रियासत, जो कि वो बड़ा रियासत है, याद रखना, बहुत बड़ा रियासत है भोपाल रियासत। इसको खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। और आज की क्लास के लिए माफी चाहूंगा, एक तो लेट है क्लास बहुत ज्यादा, और दूसरा क्लास की शुरुआत में आपको डिस्टर्बेंस मिला बहुत ज्यादा, बराबर ना। पर कोई दिक्कत नहीं, डिस्टर्बेंस को आपने एडजस्ट किया होगा, मुझे उम्मीद है पसंद भी आई होगी क्लासेस। और बहुत जल्दी आपका हिस्ट्री खत्म होने वाला है। हिस्ट्री का कौन सा विषय शुरू करना है, यूनिट 1 के अलावा कौन सा शुरू करना है वो आपको बताना है, इसके अलावा अब आपको कौन सा विषय शुरू करना है वो बहुत जल्दी आपको बताना है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे हिस्ट्री विषय यदि आपका है, नेट सेट आप देने जा रहे हो ना, तो आपका नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हिस्ट्री विषय के लिए पीवाईक्यू यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये हिस्ट्री विषय वालों के लिए, पेपर 1 वालों के लिए, हिस्ट्री विषय वालों के लिए याद रखना, ठीक है ना। तो इनको सॉल्व करते चलना, ये मैं आपको करा रहा हूँ। डेली क्लास होती है शाम को 8-9 बजे तक, आपको अपलोड कर दी जाती है, मिल जाती है, ठीक है ना। बेटा बेटे पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, ये सब पीपीटी थंबनेल वगैरह बनाने में अच्छा खासा समय लग जाता है, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना, साथ में नोट्स भी शेयर कर देना, ठीक है ना।